क्लास होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको आपका जो आज का एजेंडा है मैं उसको सबसे पहले बताता हूँ कि आज का हमारा एजेंडा होगा कि हम लोग पूरा परिचय क्या है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो क्या हैं, उनका विस्तार कहाँ तक है ना। इन प्लेन्स का, ये जो उत्तरी भारत के मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ। भू आकृतिक विभाजन है जो भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सारा। यस अंकिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसमें जो भू आकृतिक विभाजन है वो किस प्रकार से है उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी होगी। और प्रादेशिक विभाजन है, इसको हम पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं, राइट। तो आगे हम लोग इसी तरीके से हम लोग स्लाइड में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमारा आगे का जो भी है कि सबसे पहले कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है ये क्या है। तो जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, मतलब जहां से हिमालय का समापन होता है, वो जहां से हिमालय का एंड होता है। हिमालय की सबसे जो लास्ट श्रेणी है, जो लास्ट रेंज है, वो कौन सी है? शिवालिक, राइट। तो शिवालिक के जस्ट साउथ में जो फॉल्ट है, एक पूरा भ्रंश है, एक फॉल्ट जोन है, राइट। जहां से हिमालय और एक तरीके से जो उत्तर भारत का मैदान का जो बेसिन है वो दोनों अलग होते हैं। तो उस फॉल्ट को बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट इस प्रकार से उत्तरी भारत के विशाल मैदान को शिवालिक से अलग करता है, राइट। तो दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यस ज्ञानेंद्र, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ, अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो इस मैदान का निर्माण वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़, जो एल्यूवियम है, जो नदियां अपने साथ बहा के लाती हैं, जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उसको क्या बोलते हैं? एल्यूवियम। और उस एल्यूवियम से जो बनने वाली सॉइल है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, राइट। तो ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, ये अपने साथ बहुत सारा एल्यूवियम लेके आते हैं। और इन्होंने, ये जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के जस्ट दक्षिण में एक बहुत बड़ा बेसिन बन गया था, हिमालय के बनने के उत्थान के साथ ही इस बेसिन का निर्माण हुआ था हिमालय के दक्षिण में, राइट। तो उस बेसिन को ला करके इन नदियों ने अपने कंकड़, पत्थर, मिट्टी से ला करके भर दिया, और इस प्रकार से इस मैदान का निर्माण हुआ, राइट। और इसके निर्माण से संबंधी जो सिद्धांत है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई वाले इस मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। मतलब इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। और जो इसका इसकी जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम ब्रह्मपुत्र मैदान से और गंगा के मैदान की तरफ बढ़ते हैं, और फिर सिंधु का मैदान आ जाता है, इंडस का मैदान आ जाता है। मतलब जैसे हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर इस मैदान की चौड़ाई तो बहुत कम होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की टोटल चौड़ाई भी बाकी सारे हिस्से से कम ही है, राइट। तो ये तो हो गया इसका विस्तार, ये इसके विस्तार की बात हो गई। अब इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, हम लोग इस पे आते हैं कि यस वीरेंद्र, ठीक है आप? बढ़िया। तो प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके अनुसार, हिमालय के उत्थान के साथ ही उसके दक्षिण में एक गर्त, एक बेसिन का निर्माण हुआ। हम्म। तो ये जो बेसिन है ये हिमालय के जस्ट दक्षिण में बना, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले है नॉर्थ में तिब्बत प्लेटो। तिब्बत प्लेटो के बाद इंडस सांगपो फ्यूचर जोन, है ना। ये मैंने बताया था, ITSZ, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। अभी यहाँ पर शॉर्ट में इंडस फ्यूचर लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद की जो श्रेणी है वो है वो है ग्रेटर हिमालय, राइट। ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं।
तो इंडस संकोचीचड़ जोन के नॉर्थ में जहां पर तिब्बत प्लेटो लिखा हुआ है उसके नॉर्थ का जो भी हिमालय का हिस्सा है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। इंडस संकोचीचड़ जोन के जस्ट साउथ में जो ऊंची सी श्रेणी दिख रही है वो है ग्रेट हिमालयाज। फिर एमसीटी है, देन मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज है, देन एमबीटी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। राइट, इसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट या एमबीटी के बाद की जो श्रेणी है दैट इज कॉल्ड शिवालिक, है ना। और फिर इसके बाद आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये आप फिगर में बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के जस्ट साउथ में आपको एक पूरा बेसिन दिख रहा होगा जिसमें कि इंडो गैंजेटिक एलुवियम भरी हुई है। यही बेसिन क्या है, यही गंगा का मैदान है, राइट। और इसका जो बिल्कुल बेसिन है, कि बेसिन का जो फाउंडेशन है, जो इसका बिल्कुल बेसमेंट है, मतलब इसकी तली पे जाने पे हमें क्या मिलेंगे, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। मतलब इसकी तली पर जो रॉक्स है, मैंने बताया भी था, जो मैंने डिस्कशन किया था इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, उसमें मैंने बताया है कि इसका जो बेसिन है गंगा का जो बिल्कुल नितल है, जो इसका बिल्कुल फाउंडेशन है, अगर आप पूरे गंगा के मिट्टी को अगर आप खुदाई करते हुए और अंदर जाएंगे तो इसके बिल्कुल आपको बेसिन में, नितल में हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे जो कि आर्कियन संरचना है। भारत की जो आर्कियन संरचना है, जो आर्कियन स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना इस क्रम की भारत में चट्टानें हैं, है ना, ये भारत के रॉक सिस्टम है। तो हिमालय के बेसिन में आप चले जाइए, या आप उत्तरी भारत के मैदान के बिल्कुल आप फाउंडेशन में, उसके नितल में चले जाइए, आपको हर जगह आर्कियन युग की संरचना यानी कि आर्कियन स्ट्रक्चर मिलेगा। और आर्कियन स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं उसमें। मतलब अभी मैंने रॉक्स आपको नहीं पढ़ाया है, मैं जल्दी ही रॉक्स का भी एक टॉपिक पूरा लेकर के उसकी क्लास, लाइव क्लास करूंगा। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो। रॉक्स के बारे में ऐसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा, जैसा मैं आपको बताऊंगा। हम्म तो जो क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जो इग्नियस रॉक हैं, राइट, जिनको आप आग्नेय चट्टान चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टानें और साथ में जो कायांतरित चट्टानें, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दोनों ही क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। दोनों ही क्रिस्टलीय संरचना वाली रॉक्स हैं। बस जो सेडिमेंट्री रॉक है, अब वो अवसादी संरचना वाली रॉक है, उसमें क्रिस्टल की जगह क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं। राइट। तो ये यानी कि जो गंगा के मैदान के बेसमेंट की जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाली हैं। वो या तो इग्नियस होंगी और या तो मेटामॉर्फिक होंगी, दोनों ही तरीके की हो सकती हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि गंगा के मैदान के बेसिन में, उसके नितल में जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें होंगी, वो क्रिस्टलीय संरचना वाली रॉक्स होंगी, या तो वो आर्क, और इस एक दूसरा आंसर इसका ये भी हो सकता है कि वो आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी, आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम कैसा है, क्रिस्टलाइन रॉक्स वाला है। यानी कि वो या तो इग्नियस होंगी या मेटामॉर्फिक रॉक होंगी। तो इसका समय क्या है, मैंने एक दिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको डिटेल में बताया था, जब भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था, संरचना बताई थी, तो साथ में आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बताया था। इसका मैं एक अलग से 5-10 मिनट का एक स्लाइड वीडियो इसका अलग से डालूंगा, पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, राइट। तो प्लीस्टोसीन एपोक में मैंने बताया था कि जो नियोजोइक पूरा एरा है, महायुग है, उसके अंतर्गत कई सारे एपोक आते हैं। तो उसमें आता है, नियोजोइक में आता है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। तो ये तो पूरा जो युग है नियोजोइक, वो हिमालय के उत्थान से संबंधित है, राइट। हिमालय के उत्थान के बाद जो युग है उसको बोलते हैं, प्लायोसीन के बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन। तो प्लीस्टोसीन एपोक में उसको बोलते हैं एपोक, युग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पर, एपोक। तो प्लीस्टोसीन एपोक में क्या होता है, प्लीस्टोसीन एपोक में जो और उसके बाद के युग भी हैं जो, उनमें क्या होता है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से जो भी आने वाली नदियां हैं, उन्होंने इस बेसिन को, ये जो हिमालय के दक्षिण में बेसिन बन गया, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हम इसको समझ पाते हैं, ये जो बेसिन बन गया था, जो गर्त बन गया था, उसमें
बहुत सारी जो नदियां हैं जो हिमालय की तरफ से आती हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से आती हैं, वो एलुवियम, बहुत सारा गाद, जो नदियां अपने साथ चट्टानों को तोड़ तोड़ करके अपने साथ गाद लेके आती हैं, राइट। उसको ला करके उस बेसिन में भर दिया, और उस बेसिन में भरने से, जैसा कि आप चित्र में, साथ के आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे, कि ये पूरी की पूरी जो एल्यूवियम है वो भर गई है इसमें, राइट, इस बेसिन में, और इससे इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये इसके निर्माण का एक तरीके से पूरा क्रम है, राइट। अब अगर इसके भू आकृतिक विभाजन की बात कहें हम, कि इसका जो जियोमॉर्फिक डिवीजन है वो कैसा है, मतलब कि इसमें किस तरीके की इस पूरी, आपको हिमालय दिख रहा होगा चित्र में, हिमालय के जस्ट दक्षिण में जो पूरी की पूरी पट्टी है, पूरे हिमालय की लंबाई में, अभी तो हम इसको दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि हिमालय पूरा लंबा है, तो हिमालय के दक्षिण की जो पूरी एक पट्टी है, पूरी एक बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड भाबर। उसको क्या बोलते हैं? भाबर। वो पूरा का पूरा जो पट्टी है, जो पूरी की पूरी जोन है, क्षेत्र है, इट इज कॉल्ड भाबर। भाबर में आप देख रहे होंगे, जैसा कि चित्र में, कि बड़े बड़े से बॉल्डर्स, पत्थर, खूब बड़े बड़े से गोलाश्व, वो दिख रहे हैं। भाबर के जस्ट साउथ वाला जो जोन है, दैट इज कॉल्ड तराई। उसको क्या बोलते हैं? तराई। जो लोग उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ वाले जिलों से हैं, वो सारे तराई से परिचित हैं। उनके जिले तराई वाले इलाकों में आते हैं। नेपाल से जस्ट साउथ वाला जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वो सारे तराई इलाकों वाले हैं, है ना। तराई में आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा नमी होती है मिट्टी में, और साथ ही में वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर, नमी, और पूरा मतलब इस तरीके का पूरा, मतलब मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होती है माहौल में। इसके बाद जो मैदान आता है, उसको बोलते हैं बांगड़ या भांगड़। हम्म और बांगड़ या भांगड़ के बाद जो नदी से एकदम लगे हुए जो मैदान है, नदी के बाढ़ प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, कोई भी नदी है, जो जो भी नदियां बह रही हैं। यस, ज्ञानेंद्र ने बोला है बहराइच, गोंडा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप परिचित हैं इसका, मतलब आप शायद वहीं से आप बिलोंग करते हैं, हाँ। तो जो गोंडा, बहराइच, और बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, वो सारे के सारे तराई के जिले हैं। अच्छा, वहां पर कौन सी फसल बहुतायत से उगाई जाती है? कोई बताए कमेंट कमेंट में लिख करके, कि एक फसल है कोई जो बहुतायत से वहां पर उगाई जाती है, कैश क्रॉप है वो, है, नगदी फसल में आती है ना। तराई में कौन सी ऐसी कैश क्रॉप है जो बहुत ज्यादा उगाई जाती है? राइट, तो आप उसका जवाब दीजिए कमेंट में लिख करके। तो ये तो इसका हो गया भू आकृतिक विभाजन। मतलब कि भू आकृतिक विभाजन का मतलब कि वहां पर जो लैंडफॉर्म है, इस पूरे मैदान में लैंडफॉर्म किस किस टाइप टाइप का है, स्थलाकृतियां कैसी हैं। तो स्थलाकृति में चार तरीके की स्थलाकृति है: भाबर, तराई, भांगर और खादर। ठीक है। अभी हम इसको, इसके बारे में कि इसके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं। राइट, कि भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो चार क्षेत्र हैं, जो चार तरीके के स्थलाकृतियां हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इसमें क्या क्या आता है? जो भाबर ये शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता नदी तक प्रस्तुत है ना। मतलब सिंधु नदी से शुरू करके, जैसा कि हिमालय का विस्तार भी आपको बताया था, तो हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है वो क्या कहलाती है? शिवालिक, राइट। तो शिवालिक का जो बिल्कुल एक सिरा है, सिंधु नदी से शुरू होगा, और जो दूसरा सिरा है वो तीस्ता नदी तक है। तीस्ता नदी कहाँ पर है? सिक्किम में। तो यानी कि कश्मीर से लेकर के और सिक्किम तक जो भी पूरा हिस्सा है, वो पूरा हिमालय के जस्ट साउथ में, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में, जो उसका पीड माउंट जोन है, जहां से शिवालिक समाप्त हो रहा है, और उसका बिल्कुल जहां से उसके पैर हैं एक तरीके से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? गिरिपाद, पर्वत पदीय क्षेत्र में, है ना। शिवालिक पर्वत के एकदम पदीय क्षेत्र में, एकदम उसके नीचे ही ये भाबर का पूरा जोन है। इसमें क्या होता है? बड़े कंकड़ पत्थर, बजरी, खूब बड़े बड़े गोलाश्म, हम्म इनसे मिश्रित अवसाद हैं। यहाँ पर बहुत सारे अवसाद हैं, मतलब अवसाद में सेडिमेंट्स, लेकिन बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बजरी हैं, हाँ। छोटे अवसाद नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सरंध्रता इतनी अधिक है कि नदियां विलीन होकर के कहीं गहराई में बहती हैं। आप इमेजिन करो कि खूब बड़े बड़े पत्थर हैं, खूब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, गोल गोल, उसके ऊपर से आप कितना भी पानी डाल दो, आप एक नदी क्यों ना बहा दो, ऊपर तो टिकेगी नहीं। वो तो उन पत्थरों से होते हुए कहीं ना कहीं गहराई में चली जाएगी, अगर नीचे उसको गहराई मिल रही है। तो नीचे तो गहराई है ही है वहां पर, ऊपर से पत्थर खूब बड़े बड़े हैं,
तो नदियां जो हिमालय से उतरती हैं इस क्षेत्र में आकर एकदम गायब हो जाती हैं, ऐसा लगता है। गायब क्या हो जाती हैं भाई? इतने बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों के ऊपर से नदी नहीं बह पाएगी, बल्कि अगर उसके नीचे इतनी जगह है तब ऊपर कैसे आ पाएगी? पूरी की पूरी नदी का पानी उन पत्थरों के नीचे चला जाता है, ऊपर से नदी दिखाई नहीं पड़ती, एकदम विलीन हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है नदियां। ठीक है। तो वो नदियां गायब हो जाती हैं और दोबारा फिर कब दिखेंगी? वो तराई के क्षेत्र में दिखेंगी, क्योंकि तराई के क्षेत्र में अब पत्थर नहीं है। वो नदियां अब तराई के क्षेत्र में बिल्कुल सतह से ऊपर ऊपर बहती हुई नजर आएंगी। राइट। तो जब इतने बड़े बड़े पत्थर हैं गोलाश में, तो उनमें केवल लंबी और बड़ी जड़ों वाले वृक्ष ही टिक पाते हैं। छोटे मोटे वृक्ष तो उसमें टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े पत्थर को जो बड़ी जड़ें हैं वही केवल पकड़ पाएंगी। राइट। तो भाबर के जस्ट साउथ में जो जोन है, दैट इज कॉल्ड तराई। अब तराई में भाबर में विलीन हुई नदियां पुनः धरातल के ऊपर नजर आती हैं। और यह एक दलदली क्षेत्र है, क्योंकि नदियां हैं इतनी सारी, तो दलदली क्षेत्र ही होगा। है ना? अब इसके ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एक एक स्टेटमेंट पे एक एक प्रश्न बनता है। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे अगर यूपीएससी पूछता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिख दिया, सरंध्रता इतनी अधिक कि नदियां विलीन होकर कहीं गहराई में बहती हैं। हम्म दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। अब नीचे ऑप्शन क्या दे दिया? भाबर, तराई, बांगर, खातर। है ना? और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस भूआकृति से संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? भाबर से। दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है? भाबर से। राइट। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, 10 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें यही हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनको हाईलाइट करके लिखा गया है। राइट। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, देखना है, समझना है। हम्म और इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं, या इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत आसान है। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी कहाँ आएगी? आप किताबों में खूब पढ़ेंगे तब आपको ये सारे स्टेटमेंट, इस टाइप के आप फैक्ट्स बहुत पढ़ाई के बाद निकाल पाएंगे आप। राइट। बहुत मेहनत के बाद। तो तराई का जो क्षेत्र है वो एक दलदली क्षेत्र है, वहां पर नदियां पुनः तराई की विशेषता क्या हो गई कि नदियां पुनः धरातल पर नजर आती हैं, जो भाबर में विलीन हो गई थी, जो गायब हो गई थी। ठीक है। तराई में अत्यधिक नमी, घने जंगल, वन्य जीव, मच्छर और उनसे उपजी मलेरिया की बीमारी, यही सब तराई के लक्षण है। तराई में कौन से फीचर्स हैं? यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती है, घने जंगल हैं। अब तो खैर बहुत सारे घने जंगल काट करके, उन वनों को काट करके वहां पर गन्ना, धान इत्यादि फसलें उगाई जा रही हैं। ठीक है। तो ये इस समय का मतलब, तराई का इस समय का जो संरचना है, जो इस समय की वहां की जो फसलों की विविधता है, वो ये है कि अब वन वहां पर उतने नहीं रह गए हैं। वनों को काट करके वहां पर गन्ने की खेती बहुतायत से की जा रही है। ठीक है। तराई के जस्ट साउथ का जो क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड बांगर, या भांगर भी लिखा होगा, कहीं बांगर लिखा होगा। तो ये नदी की बाढ़ सीमा के ऊपर, मतलब जहां तक नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसके मतलब वो क्षेत्र है ना, जहां तक बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड खादर। जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जिससे वहां की मिट्टी, जो वहां की एलुवियम है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो हर साल नवीन हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी हर साल अपने साथ नई जलोढ़ मिट्टी लेकर के आता है। राइट। लेकिन बाढ़ के क्षेत्र से ऊपर, उसकी सीमा से ऊपर का जो क्षेत्र है, और तराई से नीचे, है ना, बाढ़ की क्षेत्र सीमा से ऊपर और तराई से नीचे, मतलब इन दोनों के बीच का जो जोन है, दैट इज कॉल्ड भांगर। है ना? इसमें पुराने जलोढ़ों से निर्मित ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। मतलब जो ओल्ड एल्यूवियम है, जो ओल्डर एल्यूवियम है, दैट इज फाउंड इन बांगर। और जो न्यूअर न्यूअर एल्यूवियम है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, दैट इज फाउंड इन खादर। राइट। अब जो बांगड़ है वो चूंकि ओल्डर है, तो ओल्डर है तो इसका रंग भी कैसा है? मिट्टी का रंग गहरा है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी काफी अधिक है। इसमें ह्यूमस मतलब जो भी वनस्पति जीवों का जो सड़ा गला जो अंतिम अवशेष है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। डार्क कलर का होता है, इसीलिए ह्यूमस है, इसीलिए इसका रंग गहरा है। ह्यूमस, जिस भी मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होगी, उसका रंग थोड़ा सा गहरा होगा। हम्म और इसमें उर्वरा शक्ति भी खूब है। जब ह्यूमस है तो ह्यूमस उर्वरा शक्ति से वो काफी भरा हुआ होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है। राइट। नदी की प्रौढ़ावस्था, मतलब जो नदी की प्रौढ़ अवस्था है, जो उसकी एक तरीके से मेच्योर स्टेज
है ना। एक तो नदी अपनी यंग स्टेज में कहाँ पर होती है, पहाड़ में। जब वो हिमालय पर्वत, जहां तक वो हिमालय पर्वत में है, वो चाहे शिवालिक में भी है, जो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, वहां तक उसका यंग फेज है। इसके बाद जब वो उतर करके भाबर, भाबर से फिर तराई, तराई से होते हुए बांगर क्षेत्र में आ गई, तो अब वो मेच्योर स्टेज में आ गई, अपने प्रौढ़ावस्था में, है ना। और यहाँ से नदी जब डेल्टा के क्षेत्र में पहुंच जाएगी, तब उसकी वो कौन सी अवस्था होगी, वो उसकी कौन सी अवस्था होगी, वो उसकी एक तरीके से एंड, उसका एंड स्टेज, या ये कह लो कि है ना अंतिम अवस्था है। वो उसकी ओल्ड स्टेज है ना, अंतिम अवस्था है। कहाँ पर, जहां पर वो डेल्टा बना करके समुद्र में गिरती है। ठीक है। तो नदी की जो मेच्योर स्टेज में बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म नदी के मेच्योर स्टेज में बनते हैं, जैसे कि नदी विसर्प, है ना, जो मियंडर्स होते हैं, जिनको आप मियंडर बोलते हो, जहां पर नदी ऐसे बल खा करके खूब बड़े बड़े से मोड़ बनाते हुए चलती है। गोखुर झीलें, जो ऑक्सबो लेक होती हैं, मियंडर्स से अलग हो जाती हैं जो कुछ झीलें, उनको बोलते हैं गोखुर झीलें। इस पर भी एक डिटेल क्लास होगी कि नदी से बनने वाले स्थल स्वरूप, है ना, इस पे एक डिटेल क्लास करेंगे। राइट। अभी फिलहाल आप इनके नाम समझ लीजिए। मियंडर आप जानते ही, तमाम लोग जानते होंगे। गोखुर झीलें भी, ऑक्सबो लेक भी जानते होंगे। गुम्फित नदियां, ये शायद कम लोग जानते होंगे, है ना। जो ब्रैडेड रिवर्स हैं, मतलब जो नदी का मेच्योर स्टेज होता है, और खास तौर पे नदी जैसे जैसे डेल्टा की तरफ बढ़ती आती है, तो नदी की कई सारी, नदी जैसे ऐसे लगती है जैसे चोटी नहीं होती, जैसे लड़कियां अपनी चोटी करती हैं, उसको बोलते हैं ब्रेड, BRAID। ब्रेड, वो खाने वाली ब्रेड नहीं, BREAD, ब्रेड, BRAID, है ना, जो लड़कियां अपनी बालों से चोटी घूरती हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेड। तो जैसी चोटी होती है ना, वैसे ही नदियों की बहुत सारी छोटी छोटी, बहुत सारी अलग अलग धाराएं होती हैं, वो एक दूसरे में गुम्फित हो जाती हैं, जैसे चोटी में होती हैं, जैसे चोटी में बाल एक दूसरे में गुम्फित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेडेड रिवर्स, है ना, ब्रेडेड स्ट्रीम। तो ये मेच्योर स्टेज की पहचान है, ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड स्ट्रीम्स। खादर, खादर पुरानी जलोढ़, जलोढ़ वाले बांगर मैदान से नीचे जो नवीन जलोढ़ वाले मैदान है, दैट इज कॉल्ड खादर। मैंने बताया कि जहां तक बाढ़ का पानी चला जाता है, वहां तक खादर मिट्टी पाई जाती है, खादर जलोढ़ पाई जाती है ना, उसको खादर क्षेत्र बोलते हैं। तो ये बाढ़ की सीमा के नीचे, यानी कि उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। और चूंकि प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ जो मिट्टी है, वो हर साल नई जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल नई मिट्टी आ रही है। और उसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इतने ज्यादा क्षेत्रों से आ रही है, तो उसके उसमें हर चीज, हर तरीके का मिनरल, हर तरीके की जीव जंतुओं का सड़ा गला अवशेष सब कुछ है। तो इसके लिए वो, इसलिए वो काफी उपजाऊ होती है। इसीलिए जो गंगा का मैदान है ना, और जो इसके तमाम सारे दोआब हैं, दोआब क्या होते हैं, गंगा और यमुना और तमाम सहायक नदियों के जो बीच बीच वाले क्षेत्र हैं, किसी किसी भी दो नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। हम्म। तो गंगा के क्षेत्र में बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं, किन्हीं भी दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब है। तो वहां पर इतना ज्यादा एलुवियल सॉइल है ना, वो बांगर या खादर प्रकार की है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए जो एक तरीके से ये, मतलब जो अपना पूरा उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है ना, और साथ में असम भी, ये पूरा क्या है, ये है पूरा एक तरीके से अन्न क्षेत्र है, ये भारत का अन्न क्षेत्र है, अनाज का भंडार है यहाँ पर। मतलब कि अगर बाकी के शेष भारत में उसको और इसकी तुलना की जाए, तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। अब अगर हम प्रादेशिक विभाजन की बात करें, कि इस पूरे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन करें प्रदेशों के हिसाब से या क्षेत्रों के हिसाब से, तो एक तो पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया। पंजाब हरियाणा मैदान कौन सा मैदान है, जो सतलुज, ब्यास और रावी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, यानी डिपॉजिट से निर्मित है। सतलुज, ब्यास, रावी नदियों द्वारा, है ना। अब ये तीनों नदियां एक तरीके से किसकी सहायक नदी हैं, इंडस रिवर की, है ना, जो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, ये अपने द्वारा जो बहा करके डिपॉजिट लाती हैं, और उनको कहाँ पर छोड़ दिया है उन्होंने, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। तो वो पूरा मैदान है, एक तो पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर जो गंगा का मुख्य, गंगा नदी का मैदान है,
वो यमुना नदी से, उसकी सीमा कहाँ शुरू होती है, यमुना नदी से शुरू होकर के और बांग्लादेश तक विस्तृत है। ठीक है, वो ये पूरा गंगा का मैदान है। तो जो पहला वाला मैदान है पंजाब हरियाणा का, वो एक तरीके से सिंधु और उसकी सहायक नदियों, अब सिंधु नदी तो नहीं है वहां पर एग्जैक्टली, लेकिन उसकी सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी। इसीलिए ये एक तरीके से इंडस प्लेन कहलाता है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां हैं ये, है ना। और इसी का दूसरा नाम क्या है, पंजाब हरियाणा का मैदान। जो गंगा और उसकी सहायक नदियां, यानी कि गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ जो मैदान है, दैट इज कॉल्ड गंगा का मैदान, जेंजेटिक प्लेन। ये यमुना नदी से लेकर के बांग्लादेश तक विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जो भी डिपॉजिट हैं, जो भी मिट्टियां हैं, उनसे बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये कहाँ पर है, लगभग पूरे आसाम में विस्तृत है। ये आसाम में धुबरी से लेकर के सदिया तक, है ना। खास तौर पे इसका जो विस्तार है, ये एक स्थान है आसाम में, धुबरी, और वहां से लेकर के सदिया तक। ठीक है, तो ये इनका प्रादेशिक विभाजन हो गया और उसका विस्तार हो गया, राइट। अब हम लोग एक एक मैदान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वहां पर कौन कौन से दोआब हैं, वहां पर क्या होता है, किस तरीके की नदियां हैं, क्या मैदान है, वो क्या कहलाते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम ले लेते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। ये सारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है ना। मतलब इसके एक एक स्लाइड में इतना इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर जा ही नहीं सकता है, गारंटी के साथ। वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एक एक क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से, इस स्लाइड से आएगा, है ना। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। इवन अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप मेंस के आंसर भी लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट। तो जो पंजाब हरियाणा का प्लेन है, इस मैदान का निर्माण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, डिपॉजिट से हुआ है, राइट। ये दिल्ली कटक, जो दिल्ली रिज है, अगर जो कोई दिल्ली में कभी रहा होगा और खासतौर पे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास रहा होगा, या घूमने ही गया होगा, मुखर्जी नगर के लोग तो दिल्ली दिल्ली रिज की तरफ जाते रहते हैं ना। तो तमाम सारे लड़के लड़कियों यंग लोग वहां पे जाते हैं, अपना घूमते घामते हैं, है ना, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो काफी सुंदर क्षेत्र है, थोड़ा सा नेचुरल भी है, अच्छा लगता है। दिल्ली के अंदर ऐसे क्षेत्र कम है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कई बार गया हूँ दिल्ली रिज की तरफ। तो जो दिल्ली रिज है, ये एक तरीके से थोड़ा सा कटक की क्या है, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी टाइप का एरिया है। वो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास का जो एरिया है, वहां पर ये पूरा, इसी एरिया को बोलते हैं दिल्ली रिज। तो वो जो दिल्ली कटक है, वो इस मैदान को गंगा के मैदान से अलग करता है। अब आप समझ गए कि इसका क्या मतलब जो दिल्ली रिज है, इसका क्या महत्व है। मतलब इसके एक तरफ पंजाब हरियाणा का प्लेन है, मतलब इसके पूरे पश्चिम में पंजाब हरियाणा का प्लेन है, और पूरब में जो पूरा मैदान है वो है गंगा का मैदान। ठीक है, तो एक तरीके से डिवाइडिंग लाइन है दिल्ली रिज, है ना। अब जो लोग वहां पे जाते हैं, घूमते घामते रहते हैं, उनको ये नहीं पता है। एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली कटक किन दो मैदानों को, मतलब जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके किन दो मैदानों को अलग करता है। तो एक तरफ वो पंजाब हरियाणा के मैदान है उसके, और उसके दूसरी तरफ गंगा के मैदान है, राइट। एक तरीके की डिवाइडिंग लाइन है। इस मैदान का उत्तरी भाग है, जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें अनेक छोटी नदियां, जिनको चोज बोलते हैं, जिनका लोकल नेम, स्थानीय नाम क्या है, चोज, है ना। उन्होंने इसको अपरदित कर दिया है, बहुत ज्यादा इरोड अवे कर दिया है, जो पंजाब हरियाणा का उत्तरी भाग है इस मैदान का, राइट। तो इस पंजाब क्यों बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को पंज आब, यानी कि पांच नदियां हैं यहाँ पर, आब बोलते हैं नदी को, राइट। तो ये जो पंजाब क्षेत्र है, ये पंचनद प्रदेश है। तो इसमें पांच दोआब हैं, है ना। दोआब मैंने अभी बताया कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है, दैट इज कॉल्ड दोआब। तो इन पांचों दोआबों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्त, बारी, रेचना, छेज और सिंध सागर दोआब। अब इनको याद करने की मैं टेक्निक बताता हूँ। बिस्त कौन सा दोआब है, ब्यास और सतलज। अब ब्यास और सतलज का आप पहला पहला अक्षर ले लीजिए, बी से ब्यास और सत से सतलज, तो बिस्त। हिंदी में ही आप देख लीजिए, ब्यास और सतलज। सतलज का दो अक्षर पहले का ले लीजिए सत, और ब्यास का एक अक्षर ले लीजिए ब्यास, बा। तो बा और सत, बिस्त। ठीक है। इसी तरीके से ब्यास और रावी के बीच का जो दोआब है, वो क्या है, बारी। बारी कैसे हो गया, ब्यास का बा और
रावी का रा, बारी। ठीक है, एकदम आसानी से आपको, अगर आपने नाम याद कर लिए तो आपको नदियां वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको या तो नदियों का क्रम याद है तो आपको दोआब का नाम याद हो जाएगा, दोनों ही है, दोनों ही तरफ से। अब रावी और चिनाब के बीच में कौन सा है? रेचना। है ना? अब रावी का रा ले लो और चिनाब का चना ले लो, रेचना। चेनाब और झेलम के बीच में झेच। है ना? अब इसमें उल्टा हो गया, इसमें चेज की जगह झेच हो गया, झेलम का झे ले लिया और चेनाब का चा ले लिया, लेकिन है दोनों के बीच का ही। झेच मतलब झेलम चेनाब। और सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच में। अब सिंधु का सिंध ले लिया और झेलम से, ठीक है, उसका नाम, इसका नाम ही है सिंध सागर दोआब। अब जो बचा हुआ है वो सिंध सागर है ना? झेलम और सिंध के बीच में। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। हम्म तो इसको मैप में हम देखेंगे। जैसे हम लोग ने शुरू किया था बिस्त, है ना? बिस्त कैसे था? बियास और सतलज, है ना? अब इसके एकदम साउथ में देखिए, इस फिगर में बिल्कुल साउथ में देखिए, ये जो दोआब है दैट इज बिस्त दोआब। तो आप देख रहे हैं नीचे सतलज नदी है, और सतलज नदी में कौन सी नदी आके मिल रही है? ब्यास, यानी कि ब्यास है सतलज की सहायक नदी। तो ब्यास और सतलज के बीच में कौन हो गया? बिस्त। ठीक है, फिर ब्यास और रावी नदी के बीच में है बारी दोआब। फिर रावी और चेनाब के बीच में है रेचना। देन चेनाब और झेलम के बीच में है जेच। हम्म और फिर झेलम और इंडस के यानी सिंधु नदी के बीच में है सिंध सागर दोआब। अब इस फिगर को अगर आपने बना लिया और इस टेक्निक से अगर एक बार आपने याद कर लिया, तो आपको कभी भी इस टॉपिक से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। और यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर मैं अभी हूँ फिलहाल। पंचनद प्रदेश के 5 दोआब। पंजाब हरियाणा प्लेन से अक्सर कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में, राइट? इस बार भी यूपीएससी में पूछा गया था, अगर किसी को ध्यान हो। इसी ये जो 5 नदियां हैं, इन्हीं से पूछा गया था। एक नदी है, मैंने अभी जो इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का जो 2000 यूपीएससी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें वो प्रश्न था। है ना? अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देखिएगा आप। तो 2021 का जो प्रश्न पत्र था, मैंने जो डिस्कस किया था, 7 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और उनमें से एक क्वेश्चन इस पूरे इंडस रिवर सिस्टम से था, है ना, सिंधु नदी प्रणाली से था, कि कौन सी 3 नदियां एक नदी में गिरती हैं, और फिर वो ऐसे करके क्वेश्चन था। अब एक बार जाके देखिएगा, ठीक है? तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पंचनद प्रदेश का 5 दोआब हमने देख लिया। अब हम गंगा के मैदान में आ जाते हैं, राइट? ये मैदान लगभग 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है, ड्रेन्ड है। अपवाहन का मतलब कि यहाँ पर ये नदियां बहती हैं, राइट? ये इस नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है। मैदान की प्रमुख स्थलाकृतियां भाबर, तराई, भांगड़, खादर, ये सब आपको बता ही चुका हूं मैं। नदी कगार, है ना, जो नदी के दोनों तरफ के जो कगार क्षेत्र होते हैं, जो एक तरीके की, मतलब नदी के दोनों तरफ एक तरीके की एक नेचुरल वॉल होती है, जहां तक नदी का पानी सीमित होता है, उसको बोलते हैं खड़ी कगार, नदी का कगार। गोखुर झील, ऑक्सबो लेक्स हैं, है ना, ये सारे इसमें प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जैसा कि आपको पता है कि लगभग सारी नदियां नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं। इवन गंगा का भी लगभग यही बहाव का की दिशा है। तो यही मैदान का सामान्य ढाल है, सामान्य ढाल को फॉलो करती हैं नदियां। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये तो गंगा के मैदान का एक परिचय हो गया। अब आप गंगा के मैदान को फिगर में देखिए, मैप में देखिए। बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा मैप है। इसमें आपको सारी नदियां, पूरे के पूरे मैदान का एक नक्शा कितना अच्छा है, आप बहुत अच्छे से इसको देखिए। मैं एकदम शुरुआत से दिखाता हूँ इसको, एकदम इसके वेस्ट पार्ट से, पश्चिमी हिस्से से शुरू करते हैं, जो कि है अपर जेंजेटिक प्लेन, है ना? मतलब जो अपर जेंजेटिक प्लेन है, ये पूरी बाउंड्री है जो इसको मिडिल जेंजेटिक प्लेन से, यानी कि मध्य गंगा मैदान से अलग करती है। ये बाउंड्री है एक तरीके की। तो आप देख सकते हैं कि गंगा का जो ऊपरी हिस्सा है और यमुना का ऊपरी हिस्सा है, और शुरुआती जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन्होंने इस पूरे अपर यानी कि ऊपरी गंगा मैदान को बनाया है। ठीक है, इसके बाद जो तमाम सारी नदियां हैं, जैसे गंगा और यमुना में जो सहायक नदियां हैं, जैसे गोमती है, शारदा है, घाघरा है, राप्ती है। गोरखपुर के आसपास के लोग राप्ती नदी जानते होंगे, है ना? राप्ती नदी,
गोरखपुर किस नदी के किनारे है? कोई बताएगा गोरखपुर की तरफ से हो तो? हम्म। ठीक है, राप्ती सागर डैम भी है, राप्ती सागर बांध है राप्ती नदी पर, गंडक नदी है। तो ये जो नदियां जो पूरे के पूरे इस पूरे क्षेत्र में अपवाहित हैं, इन इन नदियों ने इस पूरे क्षेत्र को बनाया है। ये जो मिडिल मध्य गंगा का मैदान है, राइट। फिर इसके बाद है निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान जो गंगा की मतलब जो गंडक के बाद जैसे कोसी नदी है, बिहार का शोक कहलाती है। इट इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत परिवर्तित करती रहती है, जिसकी वजह से इसके क्षेत्र में पूरी बाढ़ें आती हैं, राइट। तो गंगा की जो बिल्कुल निचले हिस्से की जो तमाम सहायक नदियां हैं, जो कि बिहार में और बंगाल में जो भी क्षेत्र है, वो सारा का सारा आता है लोअर गंगा प्लेन या निचला गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा का पूरा नक्शा हो गया। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड जो इसके फीचर्स हैं, जिससे जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। गंगा के मैदान का भू आकृतिक विभाजन अगर हम करें, तो गंगा के मैदान को इस तरीके से तीन हिस्से में हम लोगों ने बांट लिया कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का और निचला गंगा का मैदान, राइट। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इसके अंतर्गत गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और आगरा मंडल आते हैं। ठीक है, जो ऊपरी गंगा का मैदान है। जो लोग अभी थोड़ा लेट जुड़े हैं वो लोग भी बिल्कुल चिंता ना करें, जुड़े रहें इस लाइव में। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको पूरा का पूरा खत्म करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको एक बार 2 मिनट में समराइज कर दूंगा पूरे को। ठीक है, कि पहले की स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, राइट। तो ऊपरी गंगा के मैदान में गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, रुहेलखंड मतलब जो बरेली और उसके आसपास का क्षेत्र है, और आगरा के आसपास का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा आता है ऊपरी गंगा के मैदान में। ठीक है, इस मैदान में वायु द्वारा निक्षेपित रेत के टीले, मतलब जो विंड अपने साथ बहा के लाती है, अपने साथ उड़ा के लाती है बहुत सारी रेत, है ना, उससे टीले बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं भूड़ या भूर। जिससे दोआब में, इस क्षेत्र में जो दोआब है गंगा यमुना का, उसमें पाई जाने वाली भूड़ मिट्टी का विकास हुआ है। मतलब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो भूड़ मिट्टी है, जो भूड़ मृदा है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के? यूपीपीसीएस में आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है। कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी गंगा मैदान में। ऊपरी गंगा मैदान का वो क्षेत्र कहाँ पर, कहाँ तक सीमित है? जो गंगा यमुना का शुरुआती बिल्कुल ऊपरी दोआब वाला क्षेत्र है, और रुहेलखंड का और आगरा मंडल इसमें इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दो क्षेत्र हैं, रुहेलखंड और आगरा मंडल। ठीक है, अब ये मैदान गंगा यमुना और रामगंगा नदियों द्वारा अपवाहित है ना। रामगंगा नदी कोई बताएगा कि रामगंगा नदी कौन सा एक पर्यटन स्थल है, और साथ में एक पूरा का पूरा उसके आसपास पूरा का पूरा राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, रामगंगा नदी के किनारे। कौन सा क्षेत्र है? उत्तराखंड का, मैं बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है, बहुत फेमस है, और अपनी झीलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइए। हाँ, बाद में मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। मध्य गंगा का मैदान, इसमें मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान आता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का मध्य वाला हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, वो तो हो गया ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, जो मध्य उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो इलाहाबाद तक, पूरा इलाहाबाद बनारस तक का पूरा हिस्सा है, और जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, मतलब कि जो आपका अवध प्रदेश है, जहाँ पर लखनऊ है, फैजाबाद है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो, और यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश का जो पूरा मतलब आखिरी डिस्ट्रिक्ट तक पूरब में, है ना, बलिया तक पूरा, वहां तक ये जो फैला हुआ हिस्सा है, उसको कहते हैं मध्य गंगा मैदान। इस मैदान का ढाल थोड़ा कम है, यहाँ की नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे जो कोसी का क्षेत्र है, बिहार का भी जो बिल्कुल जो कोसी वाला एरिया है, वो भी इसी मैदान का पार्ट है। ठीक है, बिहार का कुछ हिस्सा आता है मध्य गंगा मैदान में, और कुछ हिस्सा आता है निचले गंगा मैदान में, राइट। तो नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर गोमती है, शारदा है, घाघरा है, राप्ती है, सोन, गंडक, है ना, जो कि साउथ की तरफ से आती हैं। गंगा में कौन सी नदी, सोन नदी कहाँ से मिलती है गंगा में? दक्षिण की तरफ से आती है ना, दक्षिण की तरफ से आके गंगा में गिरती है। गंडक और कोसी ये बिहार की तरफ से आती है ना। तो ये सारी नदियां हैं। गोमती नदी कहाँ पर, कहाँ से निकलती है? पीलीभीत में फुलहर झील है, फुलहर लेक से निकलती है ना। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। शारदा नदी या काली नदी कौन सी नदी है? जो कि उत्तराखंड और नेपाल का
बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, राइट। और घाघरा नदी है ना, सरयू नदी है, अपना अयोध्या जिस नदी के किनारे है। हम्म। तो हाँ, अभी किसी का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि रामगंगा किस क्षेत्र में बहती है, जहाँ पर बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, अपनी झीलों के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड में है। नैनीताल, आप लोग बता ही नहीं पा रहे। नैनीताल। नैनीताल उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो पूरा का पूरा वहां पर रामगंगा नदी बहती है, उसकी कुछ सहायक नदियां बहती हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में। तो हाँ, मध्य गंगा के मैदान में ये सारी नदियां हैं। कौन सी? गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, सोन, गंडक, कोसी, है ना, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आते हैं निचले गंगा के मैदान में। जो निचला गंगा का मैदान है, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र आते हैं। इसके सीमांत भाग में, यानी कि जो इसका बिल्कुल मार्जिनल जोन है, जो कि सुंदरबन जिसको बोलते हैं, वहां पर सुंदरी नामक गरान वृक्षों का दलदली वन है, जिसे सुंदरबन बोलते हैं, है ना। सुंदरी वन जो है, सुंदरी वृक्षों की वजह से ही इसका नाम है सुंदरवन। जो यहाँ की मैंग्रोव स्पीसीज है, जो मैंग्रोव है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? गरान वृक्ष। तो आपको पता है, दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव उगते हैं। इनमें इनकी जो जड़ें हैं, ऊपर हवा में निकल आती हैं बाहर, क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए जड़ों को बाहर हवा में लहराना पड़ता है। वो जमीन के अंदर न होकर के बाहर निकल आती हैं, राइट। ये इनकी पहचान है मैंग्रोव्स की। हम्म। एक आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर मूवी है। और उसको ऑस्कर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, ऑस्कर प्राइज भी मिला था। ठीक है। इंडिया की मूवी है, इंडिया के तमाम सारे एक्टर्स ने उसमें काम किया है। तो लाइफ ऑफ पाई में आप देखेंगे, पूरा सुंदर, उधर का पूरा सुंदरबन का बहुत सुंदर दृश्य दिखाया गया है, सारे मैंग्रोव्स दिखाए गए हैं, है ना। वो एक टाइगर रहता है उसके साथ नाव में, पूरा, अगर जिसने देखी होगी उसको पता होगा। ठीक है। तो उसको एक बार देखिएगा, उसमें आपको मैंग्रोव्स के बिल्कुल जीवंत दर्शन होंगे। ठीक है। तो हाँ, जो भी लोग थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, मैं इनको बता दूं कि हम लोग गंगा के मैदान की स्टडी कर रहे हैं, काफी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पूरे टॉपिक से। ठीक है। तो जिन भी लोगों ने मिस किया है, अभी यहाँ से जुड़े रहिए लास्ट तक, और इसके बाद जब ये बाद में यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तो फिर आप लोग उससे देख लीजिएगा, जो भी आपका मिसिंग पीछे का मिस हुआ है, अभी आप देखते रहिए लाइव में, राइट। तो ये जो निचला गंगा का मैदान है, जिसमें कि सुंदरबन का क्षेत्र भी आता है, पूरा डेल्टाई क्षेत्र है। तो यहाँ पर तीस्ता, जलढाका, अब ये जो नदियों के नाम है, एक एक नदी का नाम आपको याद होना चाहिए, उसका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर वो बहती है, आपको उसको मैप में जाके देखना है बाद में, ठीक है। बल्कि मैं जब नदियां पढ़ाऊंगा तो पूरा मैपिंग के साथ इन एक एक नदी को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी देख लेते हैं कि तीस्ता नदी, जो कि मैंने बताया कि सिक्किम राज्य में बहती है, तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत नदी। जलढाका नदी, संकोस रिवर, महानंदा रिवर। आपको पता है, जो लोग महानंदा ट्रेन से गए होंगे कभी, जो लोग भी गए होंगे उधर वेस्ट बंगाल की तरफ, अजय रिवर है, दामोदर रिवर है, सुवर्ण रेखा रिवर है, रूप नारायणपुर रिवर है। तो ये सारी नदियां हैं, है ना। एक एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये सारी नदियां निचला गंगा का मैदान बनाती हैं, राइट। तो अभी लाइव में जुड़े रहिएगा, अभी थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे ढंग से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया है, इसके बाद एक बार इसको ओवरव्यू देते हुए मैं रिवाइज कर दूंगा, जो लोग लेट जुड़े हैं, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, अब हम लोग आ गए हैं अपने गंगा के मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र के मैदान में। मतलब मैंने बताया था कि शुरुआत में ही, कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके तीन हिस्से हैं। एक है पंजाब हरियाणा का प्लेन, दूसरा है गंगा का मैदान, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल लास्ट वाले में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये असम में धुबरी नामक जगह से सदिया नामक जगह तक फैला हुआ है। लगभग 640 या लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई, और करीब करीब 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला क्षेत्र है ये, राइट। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान की पूरी लंबाई में प्रवाहित होती है, और इसमें कई नदी द्वीप, बहुत सारे, मतलब जो रिवराइन आइलैंड्स हैं इसमें बनते हैं, जिसमें से एक काफी बड़ा द्वीप है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप।
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी के अंदर पाए जाने वाला द्वीप जहां पर लोग रहते भी हैं। ऐसा एक द्वीप है मजुली द्वीप। ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, रिवर के अंदर पाए जाने वाला आइलैंड। वैसे तो आइलैंड आपने सुना होगा कि समुद्र में होते हैं, लेकिन ये रिवर के बीचों बीच आइलैंड है, राइट। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अब ये बायां किनारा और दायां किनारा क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि नदी जिस दिशा से आ रही होती है ना, जैसे कि नदी का जो भी स्रोत है और नदी का जो भी एक तरीके से मुख है, माउथ, मतलब जहां पर वो जाके गिरेगी, तो नदी के स्रोत की तरफ, यानी कि जिधर से वो आ रही है उधर आप पीठ करके, अपना बैक उधर करके आप खड़े हो जाइए और अपना मुंह किधर कर दीजिए, जिधर की तरफ नदी गिर रही है, जा रही है। तो आपके बाएं तरफ जो नदियां आके मिलेंगी वो बाएं किनारे की सहायक नदियां होंगी, और आपके दाएं तरफ से जो नदियां आके मिलेंगी वो दाएं किनारे की। यानी कि नदी की जो बहने की दिशा है, उस दिशा में आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और आपके फिर बाएं हाथ का जो किनारा होगा वो बायां किनारा होगा, आपके दाएं हाथ का किनारा दायां किनारा होगा। जैसे कि किसी ने मेट्रो में अगर जर्नी की होगी, यात्रा की होगी दिल्ली मेट्रो में, तो उसमें लगातार अनाउंस करता रहता है ना कि अब अगले स्टेशन में दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो बाईं ओर का मतलब क्या है कि आपको मेट्रो जिस दिशा में चल रही है उस तरफ मुंह करके खड़ा होना है, उस तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो बायां दायां चेंज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही नदी जिस ओर बह रही है उस ओर आपको मुंह करके खड़ा होना है। पीठ किधर होनी चाहिए, जिस तरफ से नदी आ रही है, पीछे। और जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ बह रही है उस तरफ मुंह कर लीजिए। और फिर जो भी आपके दाएं हाथ में है वो दायां किनारा है, जो बाएं हाथ में बायां किनारा है, राइट। तो ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की डेफिनेशन है नदी की। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है एग्जाम में कई बार, कि ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बाएं किनारे की कौन कौन सी नदियां हैं जो बाएं किनारे पे आके मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में गिरती हैं आके बाईं तरफ से। कौन सी नदियां हैं, इन सारी नदियों की आपको लिस्ट अच्छे से याद होनी चाहिए, और इनको आपको मैप में लोकेट भी करना चाहिए। आइडियली आपको एटलस में लेके बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप ये काम अभी कर लेंगे तो जब हम नदियां पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, रिवीजन टाइप का हो रहा होगा आपका, राइट। तो आप कम से कम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, आप इन तीनों नदियों की तो आप पूरी नदियां, उनका कैसा पूरा पैटर्न है, उसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो कैसे बह रही हैं, आपको एटलस में देखना चाहिए एक बार जाके। मेरी मतलब मेरा सुझाव है आपको, ठीक है। बाकी आप करें नहीं करें वो आपकी मर्जी। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग, नाम सुनते जाइएगा, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कालांग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही नदियां एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो, हर साल किसी भी एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट की, खासतौर पे ब्रह्मपुत्र की नदी से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कोई ना कोई सहायक नदी से। ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक बड़ी नदी है। भारत में जब ये नदी स्टार्ट होती है तो मैंने बताया था एक पिछले लेक्चर में, उसका नाम क्या होता है, दिहांग, है ना। क्योंकि ये दिहांग गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है, वहां पर इसका नाम होता है दिहांग, है ना। तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो। और दिहांग नदी में बट थोड़ा आगे जाने पे लोहित नदी और दिबांग नदी, दो नदियां और मिलती हैं, दिबांग और लोहित, है ना। तो दिहांग और दिबांग और फिर लोहित, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती हैं, ब्रह्मपुत्र, राइट। तो ब्रह्मपुत्र की दाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये हैं दाएं किनारे की सहायक नदियां, राइट। यानी कि एक तरीके से ये नॉर्थ की तरफ से, है ना, उत्तर की तरफ से आके मिल रही हैं इसमें ब्रह्मपुत्र में। सुबनसिरी, कामेंग, कामेंग नदी, मानस नदी, जहां पर मानस नेशनल पार्क है ना, मानस राष्ट्रीय पार्क है, आपको पता है। संकोश नदी है ना, ये संकोश नदी ये भूटान की तरफ से आके गिरती है इसमें ब्रह्मपुत्र में। और तीस्ता नदी किधर से आती है, ये आती है आपके सिक्किम की तरफ से आती है ना। और तीस्ता की एक सहायक नदी है, उसकी जो स्वयं की सहायक नदी है वो क्या है, रंगीत नदी, वो तीस्ता में आके गिरती है और फिर तीस्ता फाइनली ब्रह्मपुत्र में गिरती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, ये तो नदियों का, इनका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो गई ना। बाएं किनारे की सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कालांग, और दाएं किनारे की जो कि उत्तर की तरफ से, उत्तर दिशा से आके ब्रह्मपुत्र में गिरती हैं,
वो कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस। अब आपका होमवर्क क्या है? इन नदियों को एटलस में देखना, वो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तब आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां अनेक जलोढ़ पंख, है ना। जलोढ़ पंख अब क्या है? इसको हम लोग, जब हम लोग रिवर से बनने वाली, नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एलुवियल फैन। अभी मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि नदी अपने साथ जो एल्यूवियम, जो जलोढ़ लेके आती है, जब नदी अपने माउंटेनस पार्ट से, है ना, जो उसका माउंटेनस, जैसे वो हिमालय से उतर रही होगी, किधर की तरफ, तराई की तरफ जब उतरेगी, तो वहां पर बहुत सारा जो एल्यूवियम है, एकदम से वहां पर एक पंख की आकृति में छोड़ देगी। ठीक है, एल्यूवियम इकट्ठा कर देगी। तो वो जो पंख की आकृति में जो एल्यूवियम फैल जाता है, जो जलोढ़ फैल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। नदी, वो सर मैंने बताया कि नदी अपने मेच्योर स्टेज में, जब वो अपने पहाड़ से उतर करके मैदान में आ जाती है, तो वहां पर ये बल खाती हुई, ऐसे मुड़ती हुई निकलती है। जो कई बार आपने नदी का जो ऐसा चित्र देखा होगा कि नदी ऐसे बल खाती हुई जा रही है। तो उसी को क्या बोलते हैं? नदी विसर्प। जब ये जो बलखाना है इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे कुछ हिस्सा अलग होकर के गोखुर झील बन जाती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में स्पेशली मीठे पानी की कई झीलें हैं, जिनको बोलते हैं, टेक्निकली उस झीलों को क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियां। तो जो मीठे पानी की कई सारी आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा के मैदान में क्या बोलते हैं? बील। उनके लिए टेक्निकल नेम है बील। तो जैसे किसी भी झील का नाम अगर दे करके और उसके नाम के आगे बील लगा हुआ है, जैसे एक एक नदी, एक झील का मैं एग्जांपल दूं आपको, दीपोर बील। ऐसी बहुत सारी बील है वहां पर। तो उससे आप गेस कर सकते हैं कि ये झील कहाँ पर होगी स्थित? नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पे असम या वेस्ट बंगाल में होगी, है ना। असम में और इवन वेस्ट बंगाल में भी कई सारी झीलों का नाम बील से है। ठीक है, तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट है, मतलब वेस्ट बंगाल और ब्रह्मपुत्रा के मैदान की जो तमाम झीलें हैं मीठे पानी की, उनकी क्या, उनके लिए टेक्निकल नेम क्या है? बील, BEEL। राइट। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब अगर इसका थोड़ा सा हम नक्शे में इसको देखना चाहें, तो ये एक नक्शा है, इसमें हम आपको पूरा गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान दोनों ही दिखाया जा रहा है। राइट। तो गंगा के मैदान को आपने पहले भी पूरा देख ही लिया है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसमें भी एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। ठीक है, इससे भी अच्छा नक्शा था जो पीछे वाला था, ये थोड़ा बस कलरफुल है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें दिखाया गया है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है ना। ये कहाँ से निकलती है? वही मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र से ही। एक तरफ ब्रह्मपुत्र निकलती है और दूसरी तरफ उसमें इंडस निकलती है, सिंधु नदी निकलती है उसी के आसपास। तो वहां से ये नदी शांगपो के रूप में बहती हुई ऐसे, और फिर यहाँ से एकदम से ये मुड़ती है, और दिहांग गार्ज से, दिहांग महाखड्ड से ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, अब इधर से आप देख रहे होंगे कि एक दूसरी नदी आकर के लोहित नदी इसमें मिल रही है। एक एक तीसरी नदी भी है, इसमें दिखाई नहीं गई है मैप में, जिसका नाम है दिबांग। तो दिहांग, दिबांग और लोहित जब तीनों मिल जाती हैं, तो इस पॉइंट से, जहां पर ये लोहित नदी इसमें गिर रही है, इस पॉइंट से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब इसमें देख रहे होंगे एक नदी आके ऊपर से गिर रही है, सुबनसिरी। अभी हम लोगों ने पीछे के पेज में चर्चा की थी कि सुबनसिरी इसकी दाएं किनारे की। अब दायां किनारा कौन सा है? अगर नदी बह रही है इधर से इधर, तो ये आपको मुंह किधर की तरफ खड़ा होना है, खड़े होके खड़ा होना है, मुंह आपको करना है जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ मुंह कर लेंगे, तो आपका दायां किनारा कौन सा होगा? आपके दाएं तरफ, यानी कि ये सुबनसिरी है, दाएं किनारे की नदी। राइट। और जो नदियां नीचे से आके, यहाँ पे साउथ से आके जो है, ये बायां किनारा होगा। जो तमाम सारी हैं, जैसे बूढ़ी दिहिंग, है ना, कालांग, वो नदियां हैं, कालांग नदी है, वो नदियां बाएं किनारे की नदियां हैं। अब यहाँ पर मानस, संकोच, ये सब नदियां, इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, यही सब नदियां हैं। ये तीस्ता नदी लिखी हुई है, देखिए। ये भी दाएं किनारे की नदी हो गई है ना। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट। तो ये फिर आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र का फिर नाम फिर बांग्लादेश क्या हो जाता है? बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। फिर ये इधर से जो गंगा है, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में। और ये बाद में ये पूरा इसका डेल्टा का क्षेत्र है गंगा का, है ना, जहाँ पर सुंदरबन है। तो ये पूरा इसका मैप हो गया। राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे गंगा के मैदान की स्टडी की।
ठीक है। और इसमें आप मेरे साथ पूरी तरीके से जुड़े रहे। एक बार मैं पूरे स्लाइड को एक बार मैं जस्ट 2 मिनट में 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। जिससे कि जो लोग थोड़ा सा लेट जुड़े थे उनको एक बार एक ओवरव्यू मिल जाए, बाकी वो लोग डिटेल से जब ये पब्लिश हो जाएगी ये वीडियो, वो ये लोग तब देख लेंगे। राइट। तो अभी मैं इसको एक बार पूरी स्लाइड में एक बार चला देता हूँ। ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जस्ट 2 मिनट लगेगा। उत्तरी भारत का मैदान। ठीक है। उत्तरी भारत के मैदान या नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग क्या क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा इस पूरे स्लाइड में, कि उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसका भू आकृतिक विभाजन किस प्रकार का है, इसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर के मैदान हैं। और प्रादेशिक विभाजन अगर हम इसका करें तो इसमें पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। इस प्रकार से तीन इसके क्षेत्र हैं, तीन प्रदेशों, मतलब प्रदेश का मतलब यहाँ पर प्रोविंस से है, स्टेट से नहीं है ना। तीन तरीके के क्षेत्र हैं इसके, एक पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, दूसरा गंगा का क्षेत्र है, तीसरा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। भू आकृतिक विभाजन का मतलब हुआ कि लैंड फॉर्म यहाँ पे किस प्रकार का है, भू आकृति कैसी है ना। तो कैसा है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अगर ये लिखा, ये मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा के मैदान का या उत्तर भारत के मैदान का भू आकृतिक विभाजन आप प्रस्तुत कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि भू आकृतिक विभाजन चार तरीके से किया, चार जोन में किया जा सकता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। और उसके बारे में जो भी उसके फीचर्स हैं, जो मैंने जो इसमें बताए हुए हैं स्लाइड में, उनको आपको लिख देना है ना। अगर निर्माण की बात कही जाए कि निर्माण किस प्रकार हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के जस्ट दक्षिण में एक बेसिन बना। जबकि हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसी क्रम में एक बेसिन बना। फिर बहुत सारी नदियां जो हिमालय से उतरने वाली हैं, उन्होंने अपने साथ जो तमाम सारी एल्यूवियम लेके आई, उससे इस बेसिन को भर दिया, जिससे इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ, उस एल्यूवियम से, उस जलोढ़ से। तो ये इसके निर्माण की थ्योरी हो गई। देन इसका भू-आकृतिक विभाजन मैंने बता ही दिया कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, इन चारों जोन में इसको बांटा जा सकता है। फिर भाबर, तराई, भांगर और खादर के अंतर्गत जो तमाम सारे फीचर्स हैं इनके, कि भाबर में क्या होता है, इसमें बड़े बड़े गोला आत्म पत्थर होते हैं, सरंध्रता या पोरोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि नदियां विलीन हो जाती हैं। तराई में वही जो भाबर में विलीन हुई नदियां हैं पुनः प्रकट हो जाती हैं, दलदली क्षेत्र है ना। अब यहाँ के वनों को काट करके यहाँ पे गन्ने की खेती की जा रही है। ठीक है। बांगड़ का जो क्षेत्र है वो ओल्डर एलुवियम का क्षेत्र है, जहां पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। जबकि जहां तक नदी की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, वो न्यूअर एलुवियम है, वो खादर का क्षेत्र है। राइट। तो ये इसका भूआकृतिक विभाजन हो गया। अब अगर हम भू-आकृतिक विभाजन के वजह से प्रादेशिक विभाजन की बात करें, तो तीन प्रकार के क्षेत्र हैं इसमें, पंजाब हरियाणा का प्लेन, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र प्लेन। राइट। अब पंजाब हरियाणा का प्लेन जो मैंने बताया कि इसमें 5 दोआब हैं, बिस्त, बारी, रेचना, झेज और सिंध सागर दोआब। ये जो नदियां हैं पूरे इंडस की जो सहायक नदियां हैं, ब्यास, सतलज, रावी, चनाब, झेलम और सिंधु नदी, इनके जो बीच बीच के दोआब हैं, यही इसके इसी पूरे से निर्मित है पंजाब हरियाणा का प्लेन। ठीक है। तो ये पंजाब हरियाणा का प्लेन हो गया। पंजाब हरियाणा के प्लेन के बाद गंगा का मैदान है, वो गंगा और उसकी सहायक, ये पूरा उसका मैप हो गया। पंचनद प्रदेश के जो 5 दोआब हैं, ये मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप फिर से देखिएगा। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को मैंने बताया कि इसका 1400 किलोमीटर की लंबाई है, और गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ यह मैदान है। इसकी प्रमुख स्थलाकृतियां आपको पता ही है, भाबर, तराई, बांगड़, कादर। अधिकतर इसका जो हिस्सा है ये यहीं पर फैला हुआ है ना। इसका ढाल अ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब फिर इसके तीन हिस्से हो गए, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान, है ना। ऊपरी गंगा का मैदान ये आपका रुहेलखंड, आगरा मंडल आते हैं। मध्य गंगा के मैदान में आपका पूरा जो सेंट्रल यूपी है और पूरा ईस्टर्न यूपी आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा बिहार का भी आता है, जहाँ पर गंडक, कोसी नदी वगैरह है। और फिर इसके बाद ये आपका लोअर गंगा प्लेन, ये आपका बिहार और वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया। ठीक है। अब इन 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 तीनों ही जोन की जो विशेषताएं हैं, खास तौर पे यहाँ पे कौन सी नदियां हैं और ये कैसे बनी हैं, है ना, ये क्षेत्र कैसे बने हैं। ये जैसे निचला गंगा का मैदान अपने मैंग्रोव वृक्षों के लिए जाना जाता है, ये मैंने बताया। ठीक है। तो ये इसका पूरा भू आकृतिक विभाजन हो गया।
देन इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान आपने देख ही लिया है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो विस्तार है असम में धुबरी से लेकर के सदिया तक है, लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, इसमें कुछ नदी द्वीप भी हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी द्वीप है मजुली द्वीप, है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र में जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके नाम आपको याद करने हैं, बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी, कालांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर जो झीलें बनती हैं मीठे पानी की उनको बोलते हैं बील, उनको बील के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको स्टडी किया, और आप इसमें मेरे साथ जुड़े रहे इस पूरे स्टडी के दौरान। तो इसको हम लोग अब एंड करते हैं। आप सभी लोग को शुभ रात्रि। ओके।